तो चैप्टर का नेम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेकर 1947 तक। नेशनल मूवमेंट, कौन कौन से नेशनल मूवमेंट हुए उन सभी की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ लिया। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों को मालूम ही हमने क्या क्या पढ़ लिया ना, उसको रिकॉल करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। नहीं, टाइमिंग यही नहीं रहेगी स्नेहा जी, कुछ दिनों के लिए है। कोई प्रॉब्लम है स्नेहा? नो सर। अच्छा, नहीं ये टाइमिंग नहीं रहेगी, बस ये है कि जब तक टाइम नहीं निकल पा रहा है तब तक की बात है। वैसे मैं कोशिश करूंगा 9:30 और 10 ये हमारा टाइमिंग रहे, बट अभी थोड़ा सा कुछ स्ट्रेस वर्कलोड ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये टाइमिंग है अभी। तो ये हमने कुछ पढ़ लिया, ब्रिटिश टेरिटरीज पढ़ ली, किस तरीके से उन्होंने टेक ओवर किया, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, वुमेन की कंडीशन, कास्ट सिस्टम, कुछ याद आ रहा है? ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये टिप्पी का रिवॉल्ट और आफ्टरमैथ, उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, ये तो कुछ पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में हम कुछ और पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया में नेशनल मूवमेंट इमर्ज हुए। नेशनल मूवमेंट से ही बनती है नेशनलिज्म वाली टर्म। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के मन में एक फीलिंग डेवलप हो रही है कि कंट्री उनकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म यानी हम अपनी कंट्री से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनलिज्म। तो जो चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे देखिए, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, all the people irrespective of class, color, caste, creed, language or gender, and the country, its resources and systems were meant all of them। यानी हम जब इन सभी चीजों को अपना मानते हैं, इनके लिए काम करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, नेशनलिज्म। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का आपको मालूम ही होगा, ब्रिटिशर्स ने यही सब चीजों पे तो कंट्रोल कर लिया था, इनको अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे वो लोग, तो इसीलिए वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो ये एक चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कास्ट क्रीड है इनका डिफरेंस हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगली चीज, अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि कुछ ग्रुप बनना स्टार्ट हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बन ही रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन से ग्रुप बने उनका नाम याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा ग्रुप बनाना इम्पॉसिबल बात होती है। यानी कहने वाली बात यह है कि पहले कुछ छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए होंगे, उसके बाद में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस बना होगा। तो यहाँ पे देखिए द मोर इम्पोर्टेंट वन, तो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, तो जब भी मैं बोलता हूं तो उस जगह पे आप फोकस अपना ले जाइएगा कहाँ पे बोल रहा हूँ। देखिए द मोर इम्पोर्टेंट वन वॉज वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा एक ग्रुप है, द इंडियन एसोसिएशन दूसरा ग्रुप, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले उस टाइम लोगों के बीच में जो नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे वो ये ग्रुप थे। इसमें से सबसे फर्स्ट जो नाम आता है वो आता है पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मीनिंग होता है जो सभी लोगों का है, सार्वजनिक का मीनिंग क्या होता है, जो सभी लोगों का है। तो लिखा हुआ है पूना सार्वजनिक सभा, द लिटरली मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर ऑल द पीपल। सार्वजनिक का मीनिंग क्या होता है, जो सभी के लिए है। ठीक है, ऑफ द पीपल लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है कि पूना सार्वजनिक सभा। अभी कुछ नेम भी आएंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक टर्म है सोवरेन, ये सोवरेन हमारे प्रेम्बल में भी दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, कीवर्ड्स में आइए, साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, तो देखिए सोवरेन का मीनिंग है द कैपेसिटी ऑफ एक्ट टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, मैं इन्हें भी पूछा हुआ है 2-3 बार आपसे, वो सोवरेन क्या होता है। हम लोग ये बोल देते हैं कि हमारे राज्य कंट्री का हेड क्या है, इंडिपेंडेंट है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर बताना है सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, तो सोवरेन का मीनिंग होता है द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। यानी हम अपने काम को अपनी मर्जी से कर पाए, किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
सोवरेन बोलेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्ट पढ़े थे, जैसे आपको ध्यान होगा एक आर्म्स एक्ट पढ़ा था हम लोगों ने और एक पढ़ा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वही चीज दोबारा से आई है। तो देखिए, द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन 1878 डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम possessing आर्म्स, यानी कहने वाली बात यह है 1878 में एक एक्ट लाया गया और इससे बोल दिया गया कि अब इंडियंस को हथियार रखने की परमिशन नहीं होगी। अगर किसी को भी आर्म्स रखने हैं तो उस केस में उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in effort to silence those who were critical to the government। यानी कहने वाली बात यह है, एक और एक्ट लाया गया जिसे बोला गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था, लोकल लैंग्वेज में निकलने वाले पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, उन सभी को पहले अपना पेपर या अपना कंटेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाना होगा, ठीक है, कि वो सही है या नहीं, उसमें कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ लिखा तो नहीं है, ठीक है, उसे ये बोला गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, अगला देखो, अगला है नेक्स्ट इल्बर्ट बिल। इन 1883 देयर वाज एन furor over the attempt by the government to reduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trials of British or European person by Indians। कहने वाली बात यह है कि इंडियन लोग या इंडियन पर्सन ब्रिटिशर्स के ट्रायल्स को सुन सकता है। यानी कहने वाली बात यह है कि इंडियन जज ब्रिटिश पर्सन के रिगार्डिंग डिसीजन दे सकता है। हालांकि ये जल्दी ही वापस ले लिया जाएगा और ये पावर इंडियंस को नहीं मिल पाएगी, बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी एक बिल बनाया गया था जहां पे ब्रिटिशर्स के पास कोई मतलब ब्रिटिशर्स ने कोई क्राइम किया हुआ तो इंडियन को उसके रिगार्डिंग जजमेंट देने का राइट था। समझ में आ पा रहा है यहां तक? हाँ जी। अब देखिए आगे जाके क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया। अब ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, जो मैं बोलूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में वो आपको याद होना चाहिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस was established when 72 delegates from all over the country meet at Bombay in December 1885। एक तो कितने लोग मिले, 72 डेलीगेट्स लोगों ने मीटिंग की। कब की बात है, दिसंबर 1885 की। कहां पे मिले, बॉम्बे में। द अर्ली लीडरशिप, स्टार्टिंग में कौन कौन से लोग थे, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर्स। ठीक है, ये लोग कुछ थे। इनके अलावा एक ब्रिटिश ऑफिशियल भी है, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. ह्यूम also played a part in bringing Indian from the various regions together। यानी A.O. ह्यूम ने भी बड़ा रोल प्ले किया, अलग अलग जगह से लोगों को लाकर यहाँ पे एक साथ एक प्लेटफॉर्म में उनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखो एक चीज तो ये है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मेंबर थे, 72। और एक हमने डांडी मार्च भी पढ़ी होगी कभी, याद आ रहा है किसी को? हाँ जी, डांडी मार्च के बारे में कुछ आइडिया है किसी को? अरे आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, बोलो। यस सर, महात्मा गांधी ने की थी। कितने नंबर ऑफ मेंबर गए थे उसमें? कुछ याद है? उसमें 78 फॉलोअर्स थे, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना है, 72, थोड़ा याद रखिएगा। अगला है पब्लिसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, समवन हु पब्लिशेस एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट्स, स्पीकिंग एट मीटिंग्स, उसे बोलते हैं पब्लिसिस्ट। बेसिकली वो पर्सन जो किसी के बारे में अपना ओपिनियन पुट करता है उसे बोलते हैं पब्लिसिस्ट। ठीक है, याद रहेगा। अगला ये बुक का नाम ध्यान रखिएगा जो दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी। दादा भाई नेहरूजी's book Poverty and Un-British Rule in India offered a sketching criticism of the British economy impact of British rule। कहने वाली बात यह है कि दादा भाई नेहरू जी ने बोला कि इंडिया के ऊपर ये अन ब्रिटिश रूल चल रहा है। अन ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिशर्स का ये रूल नहीं है, ये तो एक तरीके से ब्रिटिश रूल के उल्टा रूल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला भी कॉन्सेप्ट दिया था, आपने सुना होगा ड्रेन ऑफ वेल्थ। सुना है किसी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है?
नो आइडिया। वैसे मेरी बात पूरी पहुंचती तो है ना आप लोगों तक, सुन तो पाते हैं ना पूरा, बीच में हाँ ब्रेक सर। तो नहीं होता है? यस सर। नो सर। ठीक है, यस सर। ओके गुड। आगे देखिए, अ नेशन इन द मेकिंग, कि कंट्री कैसे बनी। अभी तक कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट एरियाज हैं, इंडिपेंडेंट छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रूल कर रहे हैं। अब कंट्री कैसे बन रही है वो देखिए। एक हमने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात की थी, तो पॉइंट इज दैट कि पहले जो था वो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो हुआ करता था, वो पहले सिर्फ लंदन में हुआ करता था। ये बाद में जाके इंडिया में स्टार्ट हुआ है, यानी पहले सिर्फ लंदन में ही जाके पेपर देना पड़ेगा, इंडिया में इनके लिए कोई था नहीं अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर। मोनोपोली का मीनिंग होता है एक ही तरह के लोगों का के ऊपर राइट होता है, उसे बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मीनिंग क्या हो गया? जिनके पास एक ही तरह के लोगों का के पास इनका राइट होता है, उसे बोलते हैं मोनोपोली। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म है रिपील। रिपील मतलब हटा देना, खत्म कर देना, उसे बोलते हैं रिपील। तो द अंडू लॉ एंड टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ, तो उसे बोलते हैं रिपील। जैसे अभी होता है ना 370 आया, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या टर्म यूज किया था? रिपील कर देना। याद है ना, कुछ दिन पहले किया गया। और ये अभी देखो, ये चल रहा है ना अग्निमित्र वाला, किसी को आइडिया है क्या चल रहा है पंगा कंट्री में? अग्निवीर स्कीम सर। हाँ, अग्निवीर था, सॉरी अग्निवीर। मैं भी बोल रहा कि क्या बोल रहा है, मित्र कहाँ से आ गया इसमें। ठीक है, हाँ अग्नि जी सर। अग्निवीर वाला है ना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इतना पंगा हुआ है ना, और इनकी पॉलिसी, अपनी पॉलिसी को अच्छा बता रहे हैं ना, तो यूपीएससी पूछेगा इस बार, अब जब होगा ना तो सर आप बताइए उसके बारे में कुछ। अरे मैं तो बता दूंगा, थोड़ा अपने पॉइंट पे तो पढ़ो, थोड़ा पढ़ोगे फिर मैं बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। सर एक्चुअली वही है ना कि अग्निवीर में 17 साल से 21 साल तक में रिटायर कर देंगे, और सर 4 साल तक नहीं नहीं, रखेंगे। समझे नहीं, ये तो देखो, ये तो आम लोगों की समझ की है ना, अपने यूपीएससी के साथ अपन अपने लिख के इम्पोर्टेंट है, वो समझो आप। जैसे सर आप बताओ तब मतलब इसका कहाँ देखो, सुविधा पहला है। तो पढ़ो कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, ये वाला रूल बनाया कैसे, है ना, क्या किया इसके लिए, है ना, कि कौन से रूल में अमेंडमेंट करके इन्होंने लेके आए, ये वाला सिस्टम है ना, कैसे लेके आए, कौन लेके आया, आर्मी लेके आई है, गवर्नमेंट लेके आई है, कहाँ पास कराया इन्होंने, असेंबली में पास कराया है, रूल बनाया है, वो चीज देखो अपने, है ना, अपने हिसाब का चीज देखो। ये तो आम लोगों के हिसाब की है कि वो 4 साल 5 साल, है ना, वो सब चीजें तो नॉर्मल सी है। आपको ये समझना है कि ये रूल कहाँ से लाया गया, किसने इसको अप्रूवल दिया, ठीक है, इम्पैक्ट क्या निकलेगा, शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, और इससे पहले सिस्टम क्या चल रहा था, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो सर ये कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मिलेगा तो पेपर में ही, आर्टिकल्स के अंदर, बट कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा भी इसको मुद्दे को थोड़ा हो लेने दो, पूरा रिवील हो लेने दीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा पूरा सा। बस आप थोड़ा पढ़ते रहना, पेपर वगैरह में आप इसको थोड़ा पढ़ते रहो, बाकी तो मैं बता दूंगा आप लोग, ठीक है। ओके सर। पेपर में आता है वो पढ़ते रहिए आप लोग। तो देखिए कि रिपील कर दिया गया था आर्म्स एक्ट, क्योंकि पब्लिक ने रिवोल्ट कर दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट आया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब इंडिया की मनी कहाँ लेके जाई जा रही है? ब्रिटेन में। और फिर धीमे जाके वो द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन दोनों को ही रिपील कर दिया गया था। रिपील यानी खत्म कर दिया गया था, पहले ऐसी चीज दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दी गई थी। अब देखिए कुछ अर्ली कांग्रेस लीडर्स, यानी बेसिकली अगर आप समझोगे तो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस के लोग थे ना, उनका मोटिव क्या था? क्या उन लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए थी, या फिर ब्रिटिश के अंडर में इनको काम करना था? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में जो लीडर्स है ना, उनका कभी भी मोटिव ये नहीं रहा था कि इंडिपेंडेंस चाहिए। वो बस अपने लिए हमेशा क्या मांगते रहते थे? मोर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी सी ज्यादा फ्रीडम मिल जाए, उसे बोलते हैं मोर ऑटोनॉमी। समझ आ रही है बात ये वाली? तो अब इसके लिए कुछ अलग अलग छोटे छोटे रूल बनेंगे। इसी में से देखिए, एक सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स समझते हो? नमक खाने पर लगने वाला टैक्स। कुछ और भी चीजें थी जिनसे इंडियंस या फिर जो उस टाइम के भारतीय लोग थे वो काफी परेशान थे, और वही सारी चीजें, कई सारी चीजें होंगी मिलकर आपस में रिवॉल्ट का कारण, या फिर आप मान लीजिए
जो चेंजेस हम देखने को मिलेंगे वो उन्हीं की वजह से चेंजेस हो रहे होंगे, तो इसमें पढ़ना का कुछ है नहीं। आगे देखिए, लीडर्स दो तरह के थे, एक थे मॉडरेट और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट लीडर्स वो थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनकी रिक्वेस्ट, उनके जो भी सजेशन थे वो मान लें और इनके बेनिफिट में काम करें। एक्सट्रीमिस्ट वो हैं वो जो चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार के भगा दिया जाए। तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब भी होता है चरमपंथी। चरमपंथी यानी ये बिल्कुल आर पार लड़ाई चाहते हो कि भैया आज देख लेते हैं, या तो इस पार या उस पार, उसे बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। डन, समझ में आया? Yes, sir. अब वो आपने कुछ बचपन में नाम पढ़े होंगे, लाल पाल बाल, है ना, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, वही नाम आपको दोबारा से पढ़ने हैं यहाँ पे। बस ध्यान रखना है गरम दल में कौन है, नहीं जो मॉडरेट कौन है और एक्सट्रीमिस्ट कौन है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट दिया गया था, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए यहाँ पे, बाय द 1890s many Indian begin to raise question about the political style of the Congress। यानी 1890s के अंदर कई लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि यार कांग्रेस कर क्या रही है। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, ये वही है बाल पाल वाल, ठीक है ना, were beginning to explore more radical objective and methods। more radical मतलब एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट मान सकते हो आप इनको। They criticize the moderate for their policies of prayers। इन्होंने मॉडरेट लीडर्स को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, बोले यार तुम लोग जो प्रेयर करते रहते हो ना, प्रार्थना करते रहते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो प्रार्थना कभी मानेगी नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस टू ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। इन्होंने बोला कि भाई अपने ऊपर भरोसा करो, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करो और खुद के ऊपर भरोसा करो, तभी कुछ बदलेगा चीज, ठीक है। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने बोला कि लोगों को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, ना कि सरकार के अच्छे इंटेंशंस पर, क्योंकि इंटेंशंस कभी भी चेंज हो सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब ये लाइन याद रखना है, पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, तिलक रेज स्लोगन, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये वही है कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो इंग्लिश में आपको इसको याद करना है, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आई शैल हैव इट यानी लेकर ही मानेंगे इसको। आगे देखिए, इन 1905, फिर 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ। किसने किया? वाइसराय कर्जन ने। तो इसमें ये लाइन ध्यान रखिएगा, इन 1905 वाइसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल। एट दैट टाइम बंगाल वाज बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा। कहने वाली बात यह है कि उस टाइम में ये बहुत बड़ा एक तरीके से ग्रुप था अपने आप में, या फिर बड़ा एरिया था। कौन सा वाला? बंगाल वाला। आगे कुछ काम की चीजें हैं नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी पॉलिसीज से, यानी ब्रिटिश पॉलिसीज से हैप्पी नहीं थे और इसी वजह से रिवॉल्ट होगा, है ना। तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से। अब यहाँ पे एक मूवमेंट है, इसका नाम है वंदे मातरम मूवमेंट। तो लिखा हुआ है इन डेल्टाइक आंध्रा फॉर इंस्टेंस, यानी आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट हुआ, वंदे मातरम मूवमेंट। इधर देखिए साइड में, केसरी एंड मराठा, ये दो न्यूज़पेपर है। किसी को आइडिया है कौन सा किस लैंग्वेज में था, केसरी और मराठा? मराठी। मराठी में कौन सा? मराठा। हाँ जी। इतना आसान नहीं है, बस यही तो मामला गड़बड़ है। देखिएगा और बताइएगा, ठीक है। केसरी एंड मराठा जो पेपर थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे? आगे देखिए, द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose ब्रिटिश रूल्स एंड
encourage the idea of self-help यानी स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ही ये था कि जो चीज इंडिया में अवेलेबल है उन चीजों को यूज करना। ठीक है। द फाइट फॉर स्वराज, द रेडिकल्स एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। सम इंडिविजुअल आल्सो बिगन टू सजेस्ट that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। कहने वाली बात यह है कि कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि फाइट कर करा के किसको हटा देना है, ब्रिटिश रूल को हटा देना है। तो कई सारे ग्रुप बनेंगे। अब हिंदूज के लिए तो ये ग्रुप हो गया, अब बात कर लेते हैं मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम्स के लिए बनेगी मुस्लिम लीग। मुस्लिम के लिए कौन सा ग्रुप बनेगा, मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। तो याद करो 1906 का मतलब क्या है, बंगाल का डिवीजन हो चुका है। कब हुआ था बंगाल का डिवीजन, 1905 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और लीग ने क्या किया था, सपोर्ट किया था पार्टीशन को। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, और ये लोग चाह रहे थे कि मुस्लिम्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए। यानी कहने वाली बात ये है कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, इस तरीके से। अ डिमांड कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। Some seats in the council were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters। अब हुआ क्या, कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई कि जिनको भैया मुस्लिम लोगों ने वोट दिया उनको, मतलब कहने वाली बात ये थी कि मुस्लिम लीडर को मुस्लिम लोग ही वोट दे पाएंगे, और इसके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो हिंदू मुस्लिम कास्ट सिस्टम था ना वो 1909 से ही था स्टार्ट, तब से ही डिफरेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो गए थे। याद रहेगा ये वाली बात, मतलब एकदम आज की कहानी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम में डिफरेंसेस हैं, बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए। द कांग्रेस स्प्लिट, अब हुआ क्या, एक तो बंगाल स्प्लिट हो गया 1905 में, और बंगाल के स्प्लिट होने के बाद इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया लीडर्स के बीच में कि अपने आप में कांग्रेस का भी स्प्लिट हो गया, यानी कांग्रेस भी दो पार्ट में टूट गई। तो यहाँ पे देखिए, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderate leaders with Tilak followers functioning from outside. The two groups reunite in December 1915। कहने वाली बात ये ध्यान रखना कि 1907 में स्प्लिट हुआ और दोबारा 1915 में ये दोनों ग्रुप मिल गए, यानी जो अलग हुए थे वापस मिल गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं, लखनऊ में मीटिंग हुई थी इनकी। Next year, the Congress of the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country। यानी आगे फ्यूचर में मिलकर काम ये लोग करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इनका स्प्लिट हो गया था। आगे देखिए, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। मास नेशनलिज्म है जब भीड़ एक साथ मूवमेंट करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग मास नेशनलिज्म। देखिए, द फर्स्ट World War altered the economic and political situation in India. It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individual income and business profits। कहने वाली बात ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बाद से प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ गई। कहने वाली बात ये होती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। हर बार जब भी कभी वॉर होती है तो उसका इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता ही है। तो यहाँ भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी जिन्हें हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अभी भी चल रहा है ना इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ आइडिया है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ जी सर। इकोनॉमिक क्राइसिस ही चल रहा है अभी कंट्री में करेंटली। मतलब वैसा नहीं कि सैलरी काटनी पड़ेगी, बट हाँ अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें है, आगे देखते हैं। इसके आगे चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो काम की चीज है ना वही पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए असली चीज, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। जो असली लीडर है वो है महात्मा गांधी जी। तो देखिए, इट इज in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged a mass leader। as you know, गांधी जी aged 46, कितने साल की उम्र में यहाँ पे आए हैं, 46 ईयर की एज में
है ना। लोगों को लगता है कि जीवन में जो कुछ करना था कर लिया, और ये ईयर में आके अब काम करेंगे, है ना, 46 ईयर की एज में आके। अराइव इन इंडिया 1950, कब ये इंडिया आए? 1915 में। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, सुन पा रहे हैं आप लोग? देखिए Yes. आगे देखिए, तो मेन एजेंडा क्या था महात्मा गांधी जी का? नॉन वायलेंस, ठीक है, और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना करना। तो his South African campaign had brought him in contact with the various type of Indians: Hindu, Muslim, Parsis, Christian, Gujaratis, Tamil and North Indians. The upper class merchant, lawyers and workers। यानी कहने वाली बात ये है, जब ये साउथ अफ्रीका में मूवमेंट कर रहे थे तो कई लोगों के कांटेक्ट में आए और इससे इनको एक तरीके से सपोर्ट मिला। और देखो यहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप बनाया, इसका नाम है नटाल कांग्रेस। क्या नाम था इसका? नटाल कांग्रेस। इसमें गांधी जी खड़े हुए हैं टोपी के साथ, ये मैंने सर्कल किया हुआ है नाम सर चेहरे पर, दिख रहा है आप लोगों को? पहचान पा रहे हो? यही है महात्मा गांधी जी, ठीक है ना। हाँ दिख रहा। यंग एज में ऐसे ही थे, मतलब पहले इनके सर पे बाल की संभावना है, टोपी लगा रखी वैसे तो, बट हो लगते हैं हेयर्स भी हो। ये याद रखिएगा। इन 1895 along with other Indians, महात्मा गांधी established the नटाल कांग्रेस। तो क्वेश्चन मुझे था कि नटाल कांग्रेस कब बनाया गया? 1895 में। कहाँ बनाया गया? डरबन। डरबन कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। ये साइड में लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों चीजें। अब देखिए इसके बाद गांधी जी का एडवेंट हुआ, तो आपको मालूम ही है 3 मूवमेंट: चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो आपको देखिए रहा हुआ स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ मैंने, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से मूवमेंट किया और सक्सेस भी दिलाई। सक्सेस इन द सेंस 100% नहीं, बट ये मान लो कि लोग सेटिस्फाई हुए, इतनी सक्सेस इनको मिली, है ना। मीट रखिएगा आप लोग। फिर अगला है रॉलेट एक्ट या फिर रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था, या फिर ऐसे मान लो 1919 में गांधी जी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाई, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। लीडर कौन कौन है? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स। क्या किया गया इसमें? हड़ताल, तो नीचे देखो, 6 अप्रैल 1919 the day of non-violence violent opposition to this act as a day of humiliation and prayers। हड़ताल, स्ट्राइक, सत्याग्रह, सभाष व सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। यानी कहने वाली बात यह है कि सब जगह काम बंद कर दिया गया, हड़ताल की गई, धरने दिए गए और मूवमेंट स्टार्ट किया गया। ये फोटो देख सकते हो आप लोग। फिर इसी में देखो रॉलेट एक्ट के बाद क्या है? अगला इंसिडेंट है जलियांवाला बाग। कौन कौन पर्सन है? तो जलियांवाला बाग में आपको नाम ध्यान रखना है। मेन कौन हो गया? जनरल डायर, ठीक है। अमृतसर, वैसाखी का दिन 13 अप्रैल थी उस दिन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 13 अप्रैल थी। काफी लोगों की डेथ हुई और इसके अगेंस्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कर दिया था? अपने नाइटहुड की पोजीशन दे दी थी। नाइटहुड यानी एक तरीके से एक टाइटल था, वो उन्होंने टाइटल वापस लौटा दिया। स्क्रीन पर बस फोकस बना के रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये हम दोबारा से पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। 10th में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसी चीज को, और देन यूपीएससी का पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये चीजें कई बार रिपीट होंगी, तो आपको सारी डिटेल याद हो जाएंगी अपने आप ही, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये वही था कि खिलाफत में 1919 के अंदर जो खलीफा था उसको अरेस्ट कर लिया गया था एक तरीके से, या फिर पकड़ लिया गया था ब्रिटिश के थ्रू। उसी की डिग्निटी के लिए, रेस्पेक्ट के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया उसे हम लोग बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। तो लिखा हुआ है 1920 द ब्रिटिश इम्पोज हार्श ट्रीटी ऑन द टर्की सुल्तान खलीफा। टर्की सुल्तान खलीफा बोले थे, और क्योंकि ट्रीटी बहुत हार्श थी मुस्लिम्स को बुरा लगा, तो द लीडर ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों भाई थे, इन्होंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और इनका मेन मोटिव ये भी था कि जलियांवाला बाग में जो अनजस्टिस है, जो मिसबिहेव हुआ है इंडियन के साथ, उसके बारे में बात की जाए, ठीक है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू द 1921 to 22। यानी कहने वाली बात यह है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब अपने पीक पर था? 1921 से लेकर 22 में, और 22 में तो वो खत्म ही हो जाएगा। हम एक पढ़ेंगे जलियांवाला बाग, वो सॉरी चोरा चोरी इंसिडेंट, और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लीडर के नाम दिए हुए हैं, वो ओके। अब देखो लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया था, देखो लोग क्या कर सकते हैं, धरने देना, लिकर शॉप को बंद कर देना, होली जलाना, ये सब कुछ इनके
काम थे। तो इसी में एक फॉरेस्ट सत्याग्रह है। फॉरेस्ट सत्याग्रह का मतलब क्या है? स्टैंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फी। उस टाइम में ये था कि अगर अपने जानवरों को जंगल में भेजा तो फी देनी पड़ेगी। लोगों ने क्या करा, जानवर खुले छोड़ दिया और फी देना बंद कर दिया। तो इसी को बोला गया है फॉरेस्ट सत्याग्रह। पिकेट का मीनिंग होता है हड़ताल, धरना। महंत आपको मालूम है, रिलीजियस हेड को बोलते हैं महंत। ठीक है, आगे देखिए। इसमें एक टर्म दिया हुआ है गांधी राज। गांधी राज मतलब होता है गांधी जी का डोमिनेंस या फिर गांधी जी के अकॉर्डिंग कंट्री रन करे, बट ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ एक तरीके से स्लोगन था बोलने के लिए। यहाँ से देखिए, खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गेव इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। यानी ये स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन जल्द ही क्या होगा, जो टर्किश खलीफा है कैलिफ, वो मना कर देगा कि यार मेरे लिए रिवॉल्ट मत करो। और तब जाके मुस्लिम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे इस मूवमेंट से, और हिंदू लोग ही रह जाएंगे, और तब ये अपनी पावर को खो रहा होगा ये मूवमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ गांधी बाबा की जय, ये सब कुछ गांधी राजा, ये सब कुछ काम मतलब काम की चीजें नहीं है याद करने की। अगला देखिए, द पीपल्स महात्मा। पीपल्स महात्मा यानी ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना। तो ये फोटो वोटो दिखा रखे कि महात्मा गांधी रथ चला रहे हैं, भारत माता रथ में बैठी हुई है, जवाहरलाल नेहरू हाथ में झंडा पकड़े हुए, ये सब कुछ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री को आगे ले जाने का काम कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी। ठीक है, बाकी लोग इनके साथ लीडर हैं वो भी है। अब ये कुछ एक्टिविटी है, ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको। अगला देखिए, द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 29। तो 1922 में क्या हुआ, फरवरी में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फरवरी 1922, a crowd of the peasants set fire to a police station in Chori Chora. 22 policemen were killed on that day. 22 और इसके बाद से ही मूवमेंट और ज्यादा ग्रो हो जाएगा और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होंगे। हालांकि मूवमेंट वापस हो जाएगा, गांधी वापस ले लेंगे, लेकिन तब भी बढ़ गया। अगला, This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930। तो ध्यान रखना, 22 में बंद किया और 30 में दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और इसी के अलावा two important development of the mid 1920s were the formation of the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यही है आरएसएस, जो बीजेपी बन गया ना अभी, वही उससे पहले क्या था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, अभी भी है ये। ठीक है ना, कब बना, 1920s में, मतलब बहुत पुराना ग्रुप है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम याद रहेगा। ये गो बैक साइमन के स्लोगन्स हैं। ठीक है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने, ये ध्यान रखना है, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930 all over the country। कहने वाली बात ये कि पहली बार पूर्ण स्वराज इन्होंने मनाया था 1930 में। इसी चीज को याद रखने के लिए हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी जनवरी 1950 में, मतलब ईयर तो मैटर नहीं करती, डेट 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ लीडर्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें जो भगत सिंह थे, उनका एक ग्रुप था, नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये कहाँ इन्होंने ग्रुप बनाया था अपना, फिरोज शाह कोटला मैदान जो स्टेडियम है उसके पास में। इसके अलावा पूछा जाता है कि कब इन लोगों को, मतलब एक तरीके से उन्होंने बॉम्ब डाला। तो देखिए, ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह, बीके दत्त ने बटुकेश्वर दत्त threw a bomb in the Central Institute Assembly. The aim, as their leaflet explained, was not to kill but to make the deaf hear। यानी कहने वाली बात ये है कि बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था, बस धमाका करने के लिए था, जिससे कि लोग उनकी बातें सुने। ठीक है, इसके बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को एग्जीक्यूट यानी फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 है ना, 23 मार्च 1931। भगत सिंह एज एट दैट टाइम वाज ओनली 23। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भगत सिंह की उस टाइम एज कितनी थी, 23। और ये कई बार आपने सुना भी होगा, बस आपने फोकस नहीं किया होगा कि यार एज कितनी है, कहाँ पे ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था, वो सब कुछ बातें, बट आपने सुना जरूर होगा इन सब के बारे में। सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। गुड। अगला है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च में ध्यान रखना है, द सॉल्ट मार्च रिलेटेड टू द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवांस shared by everybody and thus
डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। कहने वाली बात यह है कि सभी लोगों के लिए सॉल्ट सभी लोगों के लिए यूजफुल है, सभी लोग कम क्वांटिटी में या ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट यूज करते हैं। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए गांधी जी ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च्ड फॉर ओवर 240 miles फ्रॉम साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। कहने वाली बात ये 240 माइल इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, पैदल पैदल पहुंच गए और वहां पे वाटर को बॉईल करके सॉल्ट बना करके उन्होंने सॉल्ट रोल को ब्रेक किया। ठीक है, वैसे तो बेसिकली यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, इन्होंने सॉल्ट उठाया और इसी को बोला गया है सॉल्ट रोल को ब्रेक कर देना। कब किया? 6 अप्रैल 1930। वुमेन में क्या क्या रिवॉल्ट हो रहे हैं पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं, सिंपली आप एक रीडिंग कीजिएगा रफ, उससे काम चल जाएगा हमारा। अगला है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या होता है कि टॉप पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहेगी लेकिन अपने एरिया में राजा महाराजा अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1939 में। कब खत्म हुआ? 1940। हाँ जी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1939 से 1945। हाँ जी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अरे हो कि नहीं हो भैया आप लोग? हाँ जी सर 1944। हाँ, 44-45 बोलते हैं हम लोग इसको। अगला है, यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू, इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइनें ध्यान रखिएगा। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, फर्स्ट वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन वुमेन मान लो आप इनको, कौन है? सरोजिनी नायडू। इनकी फोटो भी आप देख सकते हो, ये रही। ठीक है, सरोजिनी नायडू ये है, दिख रहे हैं आपको? विजिबल हो गया होगा। आगे देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर ही ली थी हमने। आगे नेक्स्ट, ये कुछ नेम दिए हुए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में हुआ। ये INA इंडियन नेशनल आर्मी बनाने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो देखिए, a radical nationalist with the socialist leading Bose did not share Gandhi's ideas of ahimsa, though he respect him as the father of the nation। कहने वाली बात ये, फादर ऑफ द नेशन बोलने वाला कौन है महात्मा गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल 1944 में इन्होंने अपनी आर्मी लाके फाइट भी करने के बारे में सोचा था, लेकिन हो नहीं पाई वाली बात है ना। अभी कितने नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने ब्रिटिशर्स, ये हमें याद नहीं करना है। इंडिपेंडेंस के लिए देखिए 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। 1940 से मांग रहे हैं ब्रिटिश अपने लिए, ब्रिटिशर से मुस्लिम अपने लिए अलग से एरिया, जिसे हम लोग आज के टाइम में पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो सब कुछ। ठीक है, बाकी याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये महात्मा गांधी जी की मीटिंग की फोटो है। जिन्ना जिन्ना का नाम भी आपने सुना होगा, जो पाकिस्तान चले गए थे, याद करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये भी हम वापस दोबारा चीजें पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्ना, इन्होंने क्या काम किया हमारी कंट्री के लिए, तो बेसिकली यूनिफाई किया जब मतलब वल्लभ भाई पटेल ने, उधर जिन्ना ने इस तरीके से पाकिस्तान को संभाला, वो सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक मीटिंग है जिसमें जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी की मीटिंग हो रखी है, आपस में बातचीत कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, अब आगे देखिए, सिंपल सी बात है कि इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनेंगे और दोनों का इंडिपेंडेंस सेम ही होगा। ये इसमें कुछ पढ़ने वाला ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान एक पर्सन है। ये रहे फोटो देखो आप पीछे, दाढ़ी मतलब ये जिसके चेहरे पर सर्कल है, ये है खान अब्दुल गफ्फार। इन्होंने क्या किया, मतलब इनको टाइटल मिला खुदाई खिदमतगार का। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की रिवॉल्ट के अंदर या फिर पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, तो इनको नाम या टाइटल दिया गया क्या? खुदाई खिदमतगार। नाम ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऊपर दिया हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर है कैबिनेट मिशन प्लान आया और पूछा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे कौन सा है, तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। 16 अगस्त 1940 कितना है, नहीं सुन रहे हो आप लोग? 1946
ठीक है। और जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस दिन ही पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट हुआ था। इस तरीके से 2 कंट्री बन गई। बस रिमेनिंग कुछ नहीं है इसमें पढ़ने का, यही है। ये हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई आई थिंक, है ना। अभी एक और भी चैप्टर है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, मतलब बस ये लास्ट चैप्टर होगा 10th नंबर, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। तो एनसीईआरटी मतलब मोस्ट प्रोबेबली है कल हम लोग खत्म कर देंगे, देन 9th और 10th। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जो एनसीईआरटी पढ़ लिया आप पढ़ें उसको बार बार। कुछ चीज रह गई है तो वीडियोस देखिए जाके, वीडियोस को दिन में 1-2 बार चलने दो कानों में, है ना। उसको चलाओ, बहुत नेट है आज के टाइम में, है ना। हर किसी का नेट खूब सारा है, आप यूज करो, पॉजिटिवली यूज करो उस नेट को, ठीक है। सुन रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ठीक है, इतना ही रखेंगे। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, बाकी मेहनत आप पढ़ाई करें और कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है ना।